सो एक ना बहुत पॉपुलर जोक है कि जब आपको पता ना हो कि फ्यूचर में आपको करना क्या है तो पहले इंजीनियरिंग कर लो, उसके बाद फिगर आउट हो जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन ये ना मुझे थोड़ा सा ऑफेंसिव भी लगता है, जस्ट बिकॉज कि ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर ऐसे स्कोप नहीं है। जैसे कि बहुत से इंजीनियरिंग में ही अनकन्वेंशनल कोर्सेज हैं कि जो शायद हमें नहीं पता है, लेकिन उसमें फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जैसे कि एरोनॉटिकल इंजीनियर, यस ये थोड़ा सा अनकन्वेंशनल कोर्स है। और कॉलेज बोल की ये पॉडकास्ट सीरीज में हम ऐसे ही अनकन्वेंशनल कोर्सेज एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो वी हैव कैप्टन उमंग जानी, ऋषि आयंगर एंड विनोद कुमार शर्मा सर विथ अस। तो इस कोर्स के बारे में हमने बहुत सी जानकारी अब तक पा ली है, जैसे इस कोर्स की पेरिफेरी, पढ़ाया क्या जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल थ्योरी, पैरेलली विमेन इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, ड्रोन इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, फ्यूचर क्या है। तो अब बात करने वाले हैं हम एआई के बारे में। अब जैसे कि हम सबको पता है कि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक थ्रेट है कि एआई हम सबकी जॉब खा जाने वाला है। तो क्या ये कोर्स करने के बाद हम वहीं पे आ जाने वाले हैं? बात करते हैं इसके बारे में। अब बात आप कर रहे थे कि जिसमें 60% थियरी है, 40% जो है वो प्रैक्टिकल है। यस। तो किसी भी एक यूनिवर्सिटी के लिए, किसी भी एक कॉलेज के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ये कोर्स करने के लिए, और दूसरा कि हमारी इंस्टीट्यूट में कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है? आप थोड़ी देर पहले पेरेंट्स की बात कर रहे थे, बॉयज़ और गर्ल्स का कंसर्न था आपका। मैं इस बात को थोड़ी सी आगे बढ़ाता हूँ कि व्हेन पेरेंट्स आर कमिंग टू द इंस्टीट्यूट्स, और देयर आर सो मेनी मीडियम्स फॉर द फाइंडिंग द रेफरेंस फॉर द इंस्टीट्यूशन, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा ख़राब है, कहाँ पे हमारे बच्चे को, क्योंकि यहाँ पे पैसन भी काम करता है। जैसे मिस्टर ऋषि ने बताया कि एक तो बच्चे का पैसन है कि हमें तो जाना एविएशन में ही है जी, चाहे हमें केबिन क्रू बनना है, एयर होस्टेस बनना है, पायलट बनना है, या एरोप्लेन मेंटेनेंस इंजीनियर बनना है। बट इसके बाद बात आती है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की। सो व्हेन यू आर थिंकिंग इन पर्सपेक्टिव ऑफ ए पेरेंट्स, सो ऑब्वियसली फी इज़ द इशू। फी क्या होगा, कैसा होगा, अलग अलग कॉलेजेस का अलग अलग होते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दिस फी पर्सपेक्टिव, जो भी पेरेंट्स हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखना चाहिए। बिकॉज जैसे मैंने भी बताया कि इट इज़ ए स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, सो थ्योरी इज़ 60% एंड 40% प्रैक्टिकल। तो फिजिकली किसी पेरेंट्स को जाके देखना चाहिए कि हमारे बच्चे को वो स्किल डेवलप करने के लिए, वो स्किल एक्वायर करने के लिए वो फैसिलिटी कॉलेज में है या नहीं है। पढ़ाने के लिए जो इंस्ट्रक्टर है हमारे पास, थ्योरी के लिए हैं और प्रैक्टिकल के लिए हैं, जो इंस्ट्रक्टर है हमारे पास, उनके पास क्या वो टेक्निकल नॉलेज है कि वो स्किल डेवलप करवा पाए, या केवल वो लेक्चर देना जानते हैं। क्योंकि जिसके पास थ्योरी अच्छा है कोई ज़रूरी नहीं है उनके पास प्रैक्टिकल अच्छा हो। सो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वेस्टर्न इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स हैविंग द वेरी मच फैसिलिटी ऑफ द मैकेनिकल लैब्स, एवियोनिक्स लैब्स, different kinds of aircraft. As you mentioned, Boeing 737-200 it is in our campus for the practical training of the students. Likewise, just back of our building, when you visit, you will see one piston engine aircraft, Zenith S2000. okay. That is for the aircraft piston engine students. Another aircraft is that Learjet 24 aircraft. It is also the aeroplane with the jet engine. So we are having ample of aircrafts for the practical training of the students. Physically they are going there, remove the items, equipment, so that they physically judge where is generator, where is motor, where is the fuel pump, where is the oil pump, ये कंपोनेंट कहाँ पे लगे हुए थे एयरक्राफ्ट में, कैसे इसको रिमूव करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स वी आर यूजिंग फॉर द रिमूवल इंस्टॉलेशन, what kind of tools we are using. So this all the collection of tools, equipments provided by the Western India Institute of Aeronautics. सो बेसिकली बहुत सिंप्लीफाई कर दूं तो ये जो सारे भी एयरक्राफ्ट्स ये इंस्टीट्यूशन के कैंपस में हैं, ये जैसे मैं बच्चा हूँ और मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं जो मेरी गाड़ी जो है उसे खोल देता था और फिर से ज्वाइन करता था, ये सेम चीज़ आप ये एयरक्राफ्ट्स के साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में करते हो, राइट? So this kind of infrastructure any parents, yes, parents to see. और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे मल्टीपल एयरक्राफ्ट्स, अलग अलग तरीके के एयरक्राफ्ट्स आपके पास अवेलेबल हो, कि जो हमारी इंस्टीट्यूट के पास अवेलेबल है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर। मतलब हर एक फील्ड के अंदर कहीं ना कहीं हम सुन रहे हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं एआई।
सो एआई इज टेकिंग ओवर सो मैनी थिंग्स राइट नाउ। तो क्या लगता है आपको दैट ये इंडस्ट्री में भी जितने भी लोग काम कर रहे हैं, क्या एआई टेक ओवर कर लेगा, और अगर कर लेगा तो किस तरीके से कर लेगा? और दूसरा कि एआई को अगर वो टेक ओवर नहीं करेगा और हम उसे असिस्टेंट के तौर से अप्लाई करेंगे हमारी फील्ड के अंदर, तो वो कितना बेनिफिशियरी रहने वाला है? तो एआई इन दिस फील्ड, दिस कोर्स। सो करेंटली मेजरली जो है मतलब AI इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एयरक्राफ्ट के जो सिस्टम्स हैं उसमें तो मैन्युफैक्चरर ने कई सारे इंस्ट्रूमेंटेशन, लॉजिक्स और कंप्यूटर्स वो सब लगाए हुए हैं। सो एयरक्राफ्ट जब फ्लाई कर रहा है तो उसमें देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंटेलिजेंस इन इट, बिल्ट इन है थ्रू कंप्यूटर्स, इन ऑटो पायलट कह दो, पायलट्स जैसे हैं। हाँ। और जो सेफ्टी सिस्टम्स मैंने जो बताए कि लॉजिक्स होते हैं कि अगर ये हो गया फेल तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे लॉजिक पे जाएगा। सो वो तो है। कमिंग टू मेंटेनेंस जब हम करते हैं, सो एज ऑफ नाउ देर आर लॉट ऑफ टूल्स जिसको हम रेफ़र करते हैं। वी हैव मैनुअल्स जिसको हम रेफ़र करके वी गो एंड वर्क। Currently there is not much involvement of AI, but even if something comes, I think it will be to our benefit. Definitely no need to be threatened by it or scared of it. But अगर कोई ऐसी चीज़ आती है, for example जब हम inspection कर रहे हैं, if I find a dent somewhere, then अभी currently I'll have to go measure it, फिर वो measurement लेगा, I'll have to go check the manual, फिर वो लिमिट में है कि नहीं है, क्या रिपेयर करना है, वेदर आई कैन अलाउ इट टू गो और नो गो, ये सब मुझे करना है। इफ़ इन द फ्यूचर समथिंग लाइक दिस कम्स कि एक कैमरा है, वो उसके अंदर सारा डेटा फेड है, इट गोज एंड जस्ट चेक्स, मेजरमेंट भी उसने ले लिया, इमीडिएटली इट सिंक्ड विद द डेटा एंड देन इट गिव मी अ रिजल्ट कि ये इसमें आपको ये काम करना होगा या नहीं करना होगा। I'm just hypothetically saying, not that there is something coming up, but अगर ऐसा कुछ आता है, then it will only be something that will assist us. सो लाइफ इजी करेगा, Life easy ही definitely करेगा, but complete takeover is not practical or possible. You cannot remove humans out of the equation. जिस तरह का काम है, तो definitely nothing to be scared of. But if something comes, then it will only be helpful. हाँ, एक पायलट होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जैसे कि हम लैंडिंग करने के लिए आ रहे हैं और रनवे लेंथ हमारे पास इतनी है, मगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एक प्रकार से हमें फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम में जो हमें पहले से बता देता है कि इतने लोड के साथ आप लैंडिंग करने के लिए आ रहे हैं, ये स्पीड है, तो ये रनवे आपके लिए सेफ है कि नहीं है। ओके ओके। ट्रैफिक कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम यानी एक एयरक्राफ्ट दूसरे एयरक्राफ्ट से टकरा ना जाए, उसमें हमें कई मीलों पहले से पता चल जाता है कि सामने से जो एयरक्राफ्ट आ रहा है वो हमारी तरफ जो कोर्स करके आ रहा है वो हमारे लिए सेफ है कि नहीं है, कितना वर्टिकल वेरिएशन है, कितना इंक्लाइन है, तो हम पहले से ही अलर्ट होकर हमारे एयरक्राफ्ट को उसके हिसाब से ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट कर लेते हैं। ओके। टेक ऑफ करने के बाद अगर एयरक्राफ्ट ओवरलोडेड हैं या एयरक्राफ्ट, तो पहले से टेक ऑफ करने के बाद आगे आने वाले खतरे का आभास हमें एनहेंस्ड ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम से मिल जाता है। तो मगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो पायलट्स को रिप्लेस नहीं कर पाया है और ना ही कर पाएगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी नहीं है। सो बात कर रहे थे हम थोड़ी देर पहले ड्रोन्स के बारे में, ठीक है? तो बेंगलोर से लेकर बहुत सी ऐसी जगह हैं कि जहाँ पे डिलीवरी जो है ना वो ड्रोन से होना शुरू कर दिया है लोगों ने। तो फ्यूचर जो है वो इस फील्ड के अंदर कहीं ना कहीं है, दैट हाइपरलूप हो गया या तो फिर प्राइवेट जेट्स हो गए या फिर ये ड्रोन इंडस्ट्री पूरी हो गई एंड ऑल। सो एविएशन में हमारे कोर्सेज के थ्रू कहाँ देखते हैं हम फ्यूचर को? ड्रोन जो है, ड्रोन के सबसे बड़े फ़ायदे ये होते हैं, ये आपने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा होगा ड्रोन का क्या रोल रहा है। तो जहाँ पर मैन्ड ऑपरेशंस पॉसिबल नहीं है, चाहे वो सिविल एविएशन हो या मिलिट्री एविएशन हो, मैन्ड ऑपरेशन जहाँ पर पॉसिबल ना हो वहाँ पर ड्रोन्स काम में आते हैं। दूसरा ये है कि ड्रोन्स को टेक ऑफ एंड लैंडिंग करने के लिए कुछ खास जगह की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि एक बड़े एयरक्राफ्ट है, आपको टेक ऑफ एंड लैंडिंग करवाना है तो एक बड़े से लंबे रनवे की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपने हाथ में पकड़ के ड्रोन को लिफ्ट कर दो, या आपके छत के ऊपर या आपके घर के आंगन से भी आप उसको लिफ्ट अप कर सकते हैं। तो ड्रोन की जो क्लासिफिकेशन है, ड्रोन्स के जो अलग अलग प्रकार के ड्रोन्स हैं और उसकी फ्यूचर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमने हमारी इंस्टीट्यूट में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन
और यानी DGCA अप्रूव्ड एक ड्रोन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी स्टार्ट की है, जहाँ पर बच्चों को, जो कैंडिडेट्स हैं उनको ड्रोन्स की ट्रेनिंग दी जाती है, उसको कैसे असेंबल करते हैं, उसको कैसे फ्लाइंग करते हैं, और फिर DGCA का लाइसेंस भी मिलता है उनको. Okay. So they get approved by Ministry of Civil Aviation, they get authorized by ministry. वाह. पैरेलली टूरिज्म और ट्रैवल की बात करें ना, तो हमारे पास बहुत से एयरपोर्ट हैं. मतलब गुजरात जो है उसके पास इंडिया के सबसे ज़्यादा एक्टिव एयरपोर्ट्स हैं, और जैसे आपने बताया कि ये फील्ड ग्रो हो रही है. मुझे थोड़े बहुत नंबर्स जानने हैं कि हाल फिलहाल इंडिया में कितने एयरक्राफ्ट्स हैं, कितने एयरपोर्ट्स, एक्टिव एयरपोर्ट्स हैं, और वर्ल्ड में कितने एयरक्राफ्ट्स हैं, कितने एक्टिव एयरपोर्ट्स हैं, और जहाँ जहाँ हमारी ये फील्ड की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ सकती हैं या तो फिर हमने शायद टैप नहीं की है. सी अपॉर्चुनिटी की के एंगल से, नज़रिए से बात करें तो आई थिंक इंडिया में फॉर इंस्टेंस राइट नाउ numbers may be a bit off, but around 135 plus domestic airports हैं. And we can see कि अब ये जो उड़ान करके जो गवर्नमेंट का एक स्कीम है, गवर्नमेंट जो है कोशिश कर रही है कि छोटे से छोटा एयरपोर्ट भी फंक्शनल हो जाए, और जो गांव में छोटे टाउन्स जो हैं वहाँ के लोग भी कनेक्टेड रहें, फ्लाइंग का जो फ़ायदा है वो उठा सकें. सो अभी आजकल के जो एयरलाइंस अभी चल रहे हैं, इतने मतलब ऐसे छोटे छोटे एयरपोर्ट्स खुल गए हैं, किशनगढ़ हुआ या सिलचर हुआ, मतलब हम उतना, दे आर नॉट बिग सिटीज़, दे आर नॉट इवन सेकेंड टियर सिटीज़, बट बहुत छोटे छोटे एयरपोर्ट्स हैं, वो सब अब खुल गए हैं. तो कनेक्टिविटी जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, और ये डोमेस्टिक स्टेशंस जो हैं वो और बढ़ने ही वाले हैं. छोटे एयरक्राफ्ट आए हैं, एयरलाइंस जो हैं वो ATRs जो टर्बो प्रॉप एयरक्राफ्ट हैं, सीटिंग 72 कैपेसिटी की है, बट वो कम लोड लेके ऐसे छोटे एयरक्राफ्ट पे जहाँ बड़े रनवेज नहीं होते हैं, तो बड़े एयरक्राफ्ट वहाँ पे लैंड नहीं कर सकते हैं, ऐसे एयरपोर्ट्स पे जाने के लिए पर्टिकुलर स्पेसिफिक एयरप्लेन्स ऑर्डर करके वो चला रहे हैं. एंड आई थिंक गवर्नमेंट ऑल्सो इन एयरपोर्ट से ऑपरेट करने के लिए कुछ सब्सिडीज़ और वो देती है उड़ान स्कीम के अंदर. सो गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो प्रमोटिंग, सो एयरलाइंस आर ऑल्सो एक्सपैंडिंग. सॉरी टू कट यू, बट ये वही एयरक्राफ्ट्स हैं कि जो शायद मैं रिसेंटली सूरत गया था, तो वो कुछ 22-25 लोगों के लिए छोटा सा एक एयरक्राफ्ट था जी. सो भुज के लिए वैसा ही एयरक्राफ्ट है. दीव के लिए शायद 2x2 बहुत बड़े पंखे वाला आप जो बोल रहे हो ये एयरक्राफ्ट है, राइट? एयरबस A320 या बोइंग 737 जो जनरली कमर्शियल एयरलाइंस उड़ाते हैं, उनकी कैपेसिटी अराउंड 180 से 250 तक रहती है, जनरली मैं बोल रहा हूँ. ये जो छोटे प्लेन्स हैं ये 25 से लेके 80, 90, 100 मैक्स यहाँ तक के रहते हैं. अलग अलग, इसमें भी अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स हैं, बम्बार्डियर है या ATR है या और डॉर्नियर है. तो ये अलग अलग कैपेसिटी के प्लेन्स बनाते हैं कि कितने पैसेंजर उड़ा सकते हैं, बट दीज आर स्मॉलर दैन दी रेगुलर कमर्शियल प्लेन्स जो नॉर्मली दिल्ली, बॉम्बे, अहमदाबाद ये सब जो वो करते हैं. और ये सारे एयरक्राफ्ट्स में ये सारे चेक्स और ये जो हम जो बिल्कुल कराते हैं, ये कंपलसरी है सभी में, कंपलसरी. तो मतलब ऐसे देखने जाओ तो वर्ल्ड वाइड भी, मतलब एक टाइम था कि जब फ्लाइट में ट्रैवल करना ये लग्जरी था हमारे लिए. अब ऐसा हो गया है कि कहीं ना कहीं अफोर्डेबिलिटी हमारी बढ़ गई है, एंड पैरेलली रेट्स भी थोड़े बहुत कम हो चुके हैं कि जिसकी वजह से हम बहुत फ्रीक्वेंटली फ्लाई करते हैं. स्टिल देयर आर पीपल कि जिनके लिए स्टिल ये सपना है, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि छोटे छोटे शहरों में भी ये एयरपोर्ट्स और एयरक्राफ्ट, छोटे एयरक्राफ्ट जो हैं वो अब नाउ दे आर इन प्लेस, तो अब इनके लिए भी ये एक्सेसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाने वाली है. तो ये कोर्स के थ्रू उन लोगों के लिए वो जहाँ रह रहे हैं वहीं पे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाएगी. कैन वी से दैट? सो ड्रोन टेक्नोलॉजी, यार ये ना सबसे फैसिनेटिंग पार्ट है मेरे लिए, जस्ट बिकॉज कि मैंने कहीं ना कहीं देखा था कि बेंगलोर के अंदर कोई एक ड्रोन जो है ना वो किसी एक चीज़ को डिलीवर करने आया था. तो ड्रोन इन दिस पर्टिकुलर फील्ड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कैसे वर्क करता है और क्या फ्यूचर है, इसके बारे में हमने बात कर ली. पैरेलली AI के जो हम सबको सबसे ज़्यादा थ्रेट लग रहा है वो हमारी जॉब खा जाएगा ये कोर्सेज के बाद, नहीं, ऐसा नहीं है. ये पर्टिकुलर कोर्स के बाद AI आपकी जॉब नहीं खाएगा. हाँ, थोड़ा सा सुकून देगा, थोड़ा कंफर्ट दे देगा आपको, लेकिन आपके लिए फ्यूचर ब्राइट है. अब फ्यूचर की बात आई तो फिर प्लेसमेंट और पैसों की भी बात आएगी, तो उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे हम इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं. पैरेलली इस पर्टिकुलर फील्ड में
आने वाले सालों में फ्यूचर कितना ब्राइट है। तो कॉलेज बोल के इस पॉडकास्ट में आप यहीं पर टिके रहना, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में ये सारी बातें होने वाली है।